ठीक है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है गति के समीकरण से ग्राफ, गति के समीकरण ग्राफ विधि से। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा ग्राफ लेंगे? वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ लेंगे? वीटी ग्राफ को कहते हैं वेग समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वेग समय ग्राफ। ठीक है, अब वेग समय ग्राफ पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था। तो वेग समय ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्ष लेना पड़ेगी। ये हो गई आपके पास वाई अक्ष, ये हो गई एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर कौन रहेगा? समय, समय बोले तो टी। और वाई अक्ष पर कौन रहेगा? वेग। ठीक है, चलो संख्यात्मक रूप से इसको मैं थोड़ा बनाता हूँ। तो समय हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ वेग, वेग बना रहा हूँ। ये तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वेग बना रहा हूँ 10, फिर 20, फिर 30 40 50 60 70 ऐसे। इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड कुछ भी ले सकते हैं। मान लो मीटर प्रति सेकंड ले लिया, और समय आपने किस में ले लिया? सेकंड में समय ले लिया। अब आपको गति के समीकरण पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था गति के समीकरण कब सिद्ध किए जाते हैं? एक समान, कौन सी गति? एक समान त्वरित गति, ये लेना पड़ेगा। कौन सी गति लेना पड़ेगा? जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति करती है तो गति के समीकरण याद है? तो u, v, s, t और a में जो समीकरण संबंध बताती है उन्हें गति के समीकरण कहते हैं। गति के 3 मुख्य समीकरण हैं। पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर q स्क्वायर माइनस 2as। ये सभी को याद है। इसमें आपको ये भी याद है कि कौन से अक्षर का क्या मतलब है। v का मतलब है, u का मतलब है वस्तु का प्रारंभिक वेग, v का मतलब है वस्तु का अंतिम वेग, s का मतलब है वस्तु का विस्थापन, बेटा जो है दरवाजा लगा दो, t का मतलब है समय, कितना समय उसने लिया, और a का मतलब है वस्तु का त्वरण। कौन सा त्वरण? एक समान त्वरण। ठीक है, अब आप मान लो कि वस्तु प्रारंभिक अवस्था में यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर। प्रारंभिक अवस्था में यहाँ पर है, मतलब मैं बोल दूँ वस्तु A पर है प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति में मतलब यहाँ आप अगर देखोगे तो t समय कितना हो गया? 0। और प्रारंभिक वेग u देखोगे तो कितना हो गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। समय 0 है और प्रारंभिक वेग कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब वस्तु एक समान त्वरित गति करना स्टार्ट करती है। तो आपको पता है कि वो मान लो ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड में उसकी गति बढ़ के 20 से कितनी हो गई? 30 हो गई। तो वो यहाँ पहुँच जाएगी। फिर अगले 1 सेकंड में फिर उसकी गति 10 ही बढ़ेगी, है ना? तो उसकी गति कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। फिर अगले 1 सेकंड में 50, है ना? 50, और फिर अगले 1 सेकंड में 60, और फिर अगले 1 सेकंड में 70। इस तरह से उसकी गति बढ़ेगी। तो कुल मिला के जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। बन गया? तो मान लो जब वो यहाँ पर पहुँचा तो उसका अंतिम वेग कितना था? अंतिम वेग v बराबर था 70 मीटर प्रति सेकंड, और प्रारंभिक वेग कितना था? 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस स्थिति में उसका समय कितना हो गया था? 10 20 30, मतलब यहाँ 20 से स्टार्ट करेंगे ना, 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60 और फिर 70। मतलब 5वें सेकंड में वो 70 की स्पीड पकड़ लेगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी इस ग्राफ से। आ गई बात समझ में? अब ये गति कैसी गति है? एक समान त्वरित गति है। ठीक है,
तो अब मैं कहूं इस बिंदु को बोल दूं O, इस बिंदु को क्या बोल दिया मैंने O, ये हो गया A, क्या हो गया, ये बिंदु क्या हो गया B, है ना। अब मुझे बताओ O से लेकर A, O से लेकर कहां तक A तक की दूरी कितनी है, ये वेग कितना है U, ठीक है। अब इस O से लेकर के ये वाला बिंदु बोल दो C, O से लेकर C तक की दूरी कितनी है रे भैया मेरे V, यहां से यहां तक कितना हो गया ये V मतलब 70, है ना। तो अब मैं आपसे कहूं कि मुझे A से C तक बताओ कितना, ये हो गया C और ये हो गया A, तो A से लेकर C तक अब मुझे बताओ कितना होगा B माइनस U, बनी बात है, कितना होगा है ना। ये हो गया पूरा आपका 70 और ये हो गया कितना 20, तो 70 में से आप 20 माइनस कर दो, बचा कितना 50। तो ये यहां से यहां तक ये क्या हुआ वेग परिवर्तन, ये प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग, तो यहाँ v माइनस यू क्या हो गया वेग परिवर्तन, बहुत आसान है। अब मैं इस A से सीधी रेखा खींचता हूं और यहाँ पर एक लंब डाल देता हूं, तो ये हो गया A B, इस बिंदु को C नहीं बोलते हुए D बोल देते हैं, काम करते हैं, इस बिंदु को बोल देते हैं C, इस बिंदु को क्या बोल दिया मैंने C बोल दिया। तो ये B से लेकर C तक की जो लंबाई है या जो दूरी है कितनी होगी v माइनस यू ही होगी, कितनी होगी, और ये A से लेकर C तक की जो दूरी है ये कितनी होगी, यहाँ समय t इक्वल टू 0 और यहाँ समय t इक्वल टू कितना 5 सेकेंड है, तो मैं इसको करता हूँ t इक्वल टू t1 और इसको मैं बोलता हूँ t इक्वल टू t2, और t इक्वल टू t1 कितना है 0, ये कितना भी हो सकता है, हमारे केस में 5 है, ये मैंने संख्यात्मक रूप से बताया कि हमारे केस में कितना है 5 है। अब आपको क्या निकालना है टेन थीटा, यहाँ कोण कितना है भैया, ये कोण कितना है थीटा, थीटा है। तो अब मैं इस सूत्र में इस चित्र में देखो त्रिभुज, पहली समीकरण के लिए काम करता हूँ, त्रिभुज ए बी सी में, कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज है ये, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, क्या होगा लंब बटे आधार। तो आप बताओ लंब कितना है इसमें, BC हो गया लंब और आधार कितना हो गया AC, तो लंब कितना हो गया हमारे पास BC और आधार कितना हो गया AC। तो बताओ टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा हमारे पास v माइनस यू बटा t, ठीक है। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ये हो गया v माइनस यू बटे टी वेग परिवर्तन, और AC क्या हो गया समय, वेग परिवर्तन बटे समय क्या होता है त्वरण होता है। तो हम ये बात जानते हैं कि A बराबर होता है टेन थीटा, A बराबर क्या होता है, ये कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हो आप, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ में टेन थीटा बराबर A होता है। मैंने आपको स्थिति समय ग्राफ पढ़ाया था, आपको याद हो तो स्थिति समय ग्राफ में v बराबर टेन थीटा होता है, पढ़ाया था, है ना। तो ये है आपका वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ में a बराबर होता है टेन थीटा, तो इस टेन थीटा की जगह आप क्या लिख लोगे a लिख लोगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बटा t का गुणा इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगा at बराबर v माइनस यू को उठा के इधर रख दो, तो v बराबर क्या हो गया u प्लस at, यही गति का पहला समीकरण है, यही गति का कौन सा समीकरण है, पहला समीकरण है। तो ये ग्राफ समझ में आ गया आपको, ठीक है, पहला समीकरण है, नोट कर लो इसको। इसका अब दूसरा समीकरण सिद्ध करना है, पहला तो सिद्ध हो गया बड़े आराम से, दूसरा समीकरण आपको दिख रहा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं इसको मिटा रहा हूं, तो आप दूसरे समीकरण पे ध्यान दें। तो जब आपको दूसरा समीकरण सिद्ध करना है तो आपको जरूरत पड़ेगी विस्थापन की, दूसरा समीकरण जब सिद्ध करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, s मतलब होता है विस्थापन,
क्या होता है? विस्थापन। और विस्थापन बराबर पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि क्षेत्रफल होता है, पर मुद्दा ये कौन सा क्षेत्रफल? तो जो आपका वक्र है, वक्र क्या हो गया? ए बी, और ये क्या हो गया आपका? एक्स अक्ष मतलब समय अक्ष। तो हम कहेंगे वक्र ए बी एवं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष मतलब ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं? समय से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? विस्थापन होगा। ये वीटी ग्राफ मतलब वेग समय ग्राफ का नियम है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो विस्थापन को प्रदर्शित करेंगे एस से। अब क्षेत्रफल पे ध्यान देना इस ग्राफ में। तो ये तो हो गया आपका वक्र, और ये हो गया आपका एक्स अक्ष, मतलब आपको इतना 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 क्षेत्रफल निकालना है। तो इतना क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो आकृति है इसको दो टुकड़े में मैं बांट दूं। एक तो मुझे दिखाई दे रहा है त्रिभुज ए बी सी, ये क्या हो गया? त्रिभुज। और दूसरा आपको दिख रहा होगा आयत, ये हो गया ए सी, यहाँ कुछ नाम दे दो ओ, और यहाँ नाम दे देते हैं ई, नाम दे देते हैं। तो आपके पास आयत क्या हो गया? ए सी ई ओ, आयत। मतलब आपको अगर ये क्षेत्रफल निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज क्या हो गया आपका? विस्थापन, और क्षेत्रफल की जगह लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, और इसमें प्लस क्या कर देंगे? आयत। आयत क्या है तुम्हारे पास? ए है ना, आयत है तुम्हारे पास ए सी ई ओ का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र सभी को याद है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और मुझे बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। चलो ठीक है, तो 1/2 आधार, इस त्रिभुज को देखो आप, इसमें आधार आपको AC दिखाई दे रहा है, तो आधार हो गया आपका AC, और ऊंचाई देखो आपको BC दिखाई दे रही है, AC इंटू BC प्लस। ठीक है, अब इस आयत को देखो, इस आयत में आपको लंबाई दिख रही होगी AC, AC हो गई लंबाई, और चौड़ाई O से A तक है, तो चौड़ाई क्या हो गई? OA। बस जो आपको ग्राफ में दूरियां लंबाइयां दिख रही है वो यहाँ पर लिख दो। 1/2 AC कितना दिख रहा है तुमको? A से C तक कितना है? ये तो T है, अरे 0 से चलना प्रारंभ किया था, और T2 बराबर कितना है? T, तो ये कितना है? T, तो AC हो गया आपका समय, दैट इज T, ये कितना हो गया? T। अच्छा आप बताओ आपको BC कितना दिख रहा है? BC कितना दिख रहा है आपको? B माइनस C, तो ये आपको V माइनस U, BC है आपका V माइनस U प्लस AC कितना है आपके पास में? ये AC आपके पास कितना है? T, और OA कितना है आपके पास में? O से लेकर A, U, तो O से A U है आपके पास। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 T। अब पहली समीकरण बताओ, पहली समीकरण क्या थी आपकी? B = U प्लस AT, तो मैं U को इधर लाऊं तो V माइनस U बराबर क्या होगा? AT। तो ये जो V माइनस U लिखा है इसकी जगह में क्या लिखूंगा? AT समीकरण 1 से, और ये U इंटू T UT हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर प्लस UT, और ये इधर क्या चल रहा है? S, तो S बराबर हो गया UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यही गति का दूसरा समीकरण है। नोट लो, तीसरा समीकरण गति का तीसरा समीकरण है आपका V² बराबर U² प्लस 2S। तो आपने लिखा विस्थापन, यह भी समझाया था, विस्थापन बराबर वक्र AB और समय अक्ष या फिर X अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। अभी दूसरी समीकरण जब आपने करी थी तो इस पूरे क्षेत्रफल को दो टुकड़े में बांट दिया, त्रिभुज का और आयत का। अब तीसरी समीकरण करने के लिए इसके टुकड़े मत करो, क्या करो, आप बोल दो कि समलंब चतुर्भुज ABEO का क्षेत्रफल, क्योंकि ये पूरा क्या है ना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समलंब
चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज आप छोटी कक्षा में पढ़ के आए हो, कल चर्चा हुई थी इससे। समलम चतुर्भुज ओ ए बी और ई, ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। अच्छा, समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 ऊंचाई गुणित समांतर भुजाओं का योग। ये सूत्र है ना, समांतर भुजाओं का योग। ये कल मैंने आपसे चर्चा करी थी। तो अब इस समलम चतुर्भुज में आप देखें ऊंचाई कितनी होगी। इस समलम चतुर्भुज को ऐसे पटक ले, कैसे पटक ले, इस तरह से, ठीक है, ये रख लिया मैंने, ये हो गया, ठीक है, घुमा दिया। तो ये क्या होगी, ऊंचाई, ये क्या होगी, और ये भुजा क्या होगी, समान। तो इन दोनों भुजाओं का तो योग हो जाएगा और ये हो जाएगी ऊंचाई। तो अब इस चित्र को अगर मैं देखूं तो मेरे पास ऊंचाई हो जाएगी ओ से लेकर ई तक, ओ से लेकर ई तक हो जाएगी ऊंचाई। चित्र दिख रहा है आपको। तो ये हो जाएगा 1/2 ओ ई, तो हो गई आपकी ऊंचाई। अब समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, ओ ए और ई बी या बी ई। तो हम ओ ए और प्लस कर देंगे ई बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा सूत्र में स्थापित। अब हम मान रख देते हैं, ओ से लेकर ई तक का मान कितना है, टी। तो ये हो जाएगा 1/2 टी गुणित ओ ए कितना है, ओ ए है यू, तो हमने लग दिया यू, प्लस ई से लेकर बी तक कितना है, अरे ई से लेकर बी तक पूछा है मैंने, ई से लेकर बी तक देख लो, ये नहीं देखो तो ओ से लेकर डी तक देख लो। तो ओ से लेकर डी तक कितना हो जाएगा, वी। तो ये हो जाएगा वी। आ रही बात समझ में। अब फिर से समीकरण 1 देखो। समीकरण 1 क्या थी गति की, v बराबर u प्लस ए टी। मैं यहाँ से t निकालने कह रहा हूँ आपको। तो u इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू, है ना, बराबर क्या, ए टी। और a उठाकर नीचे पटक दो तो t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटे a। ठीक है, तो ये जो t लिखा है, इस t की जगह में क्या लिखूंगा, v माइनस यू बटा a लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर s बराबर हो जाएगा 1/2 v माइनस यू बटे a, और यहाँ लिखूंगा v प्लस यू, v प्लस यू, u प्लस v लिखा था ना, v प्लस यू। अब यहाँ एक सूत्र बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। आपने छोटी कक्षाओं में ये सूत्र पढ़ा है, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a को इधर दे दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को इधर पटक दो, तो यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर वी स्क्वायर। यही गति का तीसरा समीकरण है।